सम्मानित बुजुर्गों, माननीय तुषार जी, मंचासीन साथियों, बहुत बढ़िया चर्चा हुई है। बहुत सारे मुद्दे आए हैं और कितने भयभीत हैं शाहिद कमाल जी, मुझसे आप समझ ही सकते हैं लंबा भाषण देने के कारण से। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी स्थायी राय है, कि बिहार के अंदर जो साधारण कार्यकर्ता की जो कॉन्शियसनेस है वो इस देश के किसी भी प्रदेश के नेता से ज़्यादा होती है, पदाधिकारियों से ज़्यादा होती है, कई बार विधायक और मंत्रियों से ज़्यादा होती है। ये मैं अपने मध्य प्रदेश में बोलता हूँ। मेरे यहाँ के मध्य प्रदेश के दो बड़े नेता यहाँ पर आए हैं, उनका स्वागत भी करता हूँ मैं। अजय खरे जी हैं जो रीवा से आए हैं, लक्ष्मी चंद्र जी हैं जो सिंगरौली से आए हैं, दोनों खांटी समाजवादी साथी हैं। साथियों, पहले कुछ 2-3 सूचनाएं दे देता हूं क्योंकि बाद में समय नहीं मिलेगा। पहली सूचना ये कि हम लोग समाजवादी आंदोलन के 90 वर्ष को लेकर के पुणे में कार्यक्रम कर रहे थे। कुछ ऐसा वातावरण बना, हमारे साथी कुछ घबरा गए तो वो आगे बढ़ गया था, लेकिन वो 20-21 सितंबर को अब वो सम्मेलन पुणे के अंदर होगा। तो ये साधारण सूचना जो है वो आप सभी साथियों को दी गई है और अलग से जो है हम देने का काम करेंगे 20-21 सितंबर पुणे। दूसरी जानकारी ये है कि 9 जुलाई को पूरे देश के अंदर हड़ताल हो रही है। जो ट्रेड यूनियंस है वो हड़ताल कर रहे हैं, एसकेएम उसका समर्थन कर रहा है। हम ये आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप जहां पर भी हैं इस हड़ताल को सफल बनाने का काम करें। इससे किसानों मजदूरों की जो ताकत है वो लोगों के बीच में, सरकारों के सामने दिखलाई देगी। तीसरी बात यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा 10 रैलियां बड़ी करना चाहता है बिहार में। संयुक्त किसान मोर्चे के किसान संगठन हैं, उनकी लगातार मीटिंगें होती रहती हैं, वो लोग इसकी घोषणा करेंगे, लेकिन जब वो तय होता है तो देश भर के किसान नेता आएंगे। आप उसमें जरूर भागीदारी करने का काम करें। ये तीसरी सूचना और अनुरोध है। अब मैं चुनाव के ऊपर आता हूं। चुनाव के समय जो करना चाहते हैं तुषार जी, उन्होंने बताया यात्रा करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया है, वो यात्रा होनी चाहिए। और मुझे लगता ये है कि तुषार जी जाने के पहले ही अगर उसकी तारीखें तय करके जाएंगे तो तैयारी करने वालों को भी सुविधा होगी और देश भर से जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनको भी सुविधा होगी और जो प्रबंध करना चाहते हैं लॉजिस्टिक्स का, उनको भी सुविधा होगी। तो यहाँ पर आप जो है वो तारीखें तय करके ही आप जाएं, जो भी साथियों के साथ में मशवरा यहाँ पर हो जाए। मैं देख रहा था गांधी जी यहाँ पर 1917 में आए थे, 108 साल पहले, और तुषार गांधी जी 10 साल पहले आए थे, और फिर चुनाव के समय भी आप यहाँ पर आए थे, लेकिन इतनी शिद्दत के साथ में चुनाव में लगे नहीं थे जो इस बार लगना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि शायद उसका कारण ये भी है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से ठुके पिटे हैं सब लोग, इंडिया मतलब वहाँ महाविकास अघाड़ी के, मैं उसे ठुकना पीटना नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि वो चुनाव को जो है वो अपहरण कर लिया गया, जिसे कहते हैं ठग लिया, जनादेश को चुरा लिया गया। मेरी ये शिकायत है बिहार से और बिहार के लोगों से और विपक्ष से, विशेष तौर पे आरजेडी से। ऐसा ही विधानसभा चुनाव में बिहार में हुआ था। रातों रात में 15-20 सीटों के ऊपर जो रिजल्ट बदला गया, उसके चलते जो है यहाँ पर सरकार आरजेडी की या गठबंधन की नहीं बन पाई थी। ये बात पूरी साफ है, क्योंकि उस दिन कम से कम मैं 10 चैनलों के ऊपर था और एक एक चीज को फॉलो कर रहे थे। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जब चुनाव लूट लिया जाता है उसके बाद में पार्टियां लड़ती क्यों नहीं है। यह शिकायत मेरी महाराष्ट्र के लोगों से भी है, अभी इसके पहले हरियाणा के लोगों से भी है, इसके और पहले उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी से भी है कि आखिरकार आप लगातार कैसे चोरी होने देते हो जनादेश को, आप सड़क पर आते क्यों नहीं हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ी पहेली है, इसका जवाब जो है अभी तक मुझको मिला नहीं है। और इससे मैं कहना यह चाहता हूं कि फिर से जनादेश न चुरा दिया जाए, इसके लिए क्या प्रिकॉशंस करने हैं, इसकी अच्छी तैयारी इस बार होनी चाहिए। उस तैयारी के लिए ये जो इडालू कर्नाटका वाले साथी हैं और जो साथी हैं,
वो सब लोग आप सबके साथ में मिलकर के यहाँ पर 2 दिन का सम्मेलन करना चाहते हैं, जिसके अंदर कि चुनाव के जनादेश को असर ना कर पाए, मशीनरी को असर ना कर पाए, क्या क्या करना पड़ेगा, 17C फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, ईवीएम में क्या करना पड़ेगा, पहले वोटर्स को जो है रजिस्टर कराने में क्या करना पड़ेगा, टाइमिंग जो है उसका क्या करना पड़ेगा, मशीन जब चेंज होती है तो क्या करना पड़ेगा, 360 किस्म के इसके अंदर खतरे हैं। उन सबको लेकर के तो मेरा अनुरोध आपसे ये रहेगा कि उसको लेकर भी आप लोगों को कोई तारीख जो है तय करने का काम करना चाहिए। और जो भी लोग ईवीएम के एक्सपर्ट हैं या इलेक्ट्रल इंटीग्रिटी मतलब जो पूरे चुनाव को चोरी कर दिया जाता है उसके जो एक्सपर्ट्स हैं उन सबको आप बुलाइए, ओपन कॉल दीजिए, बड़ा कार्यक्रम करिए, ताकि और पूरे मैसेज दीजिए बिहार की जनता को, यहाँ के मतदाताओं को कि ऐसे चोरी होता है। हम आपको बता रहे हैं 1 2 3 4 10, और ये नहीं होने दोगे तो आपने जो कुछ वोट डाला है उसी हिसाब से नतीजा निकलेगा। आजकल लोग ग्रोक के ऊपर बड़ा भरोसा करते हैं, एआई। तो मैंने पूछा कि ग्रोक से कि क्या होने वाला है, तो कहा कि 28% मिलेगा आरजेडी को, 15% कांग्रेस को, 43%। मतलब ग्रोक तो आपकी सरकार बना रहा है, मतलब जो है आप की जो है एक तरीके से कहा जाए संभावना जो है वो तो चुनाव के अंदर एक वातावरण जो बनता है, जो नैरेटिव बनता है, आप अगर तगड़े तरीके से नैरेटिव बना देंगे और पूरे देश के अंदर, मेरा कहना यह है यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन का जो यहाँ मॉडल बना है ये सबसे ज्यादा सस्टेनेबल है और पूरे देश के लिए ये सबसे ज्यादा वायबल है। और इसीलिए कोशिश ये होनी चाहिए यहाँ का जो गठबंधन है वो ना केवल इफेक्टिवली काम करे बल्कि उसकी जीत भी हो, ये भी प्रयास करने के लिए ही मुझे लगता है हम सब लोगों का एजेंडा बहुत ही साफ है, और जिन लोगों का नहीं है उनको जरूर ही होना चाहिए। अब सवाल यह है कि वो लोग कितना पूछते हैं, तो अनुभव यह है कि पहले सिविल सोसाइटी को पूरी तरीके से रिजेक्ट करते थे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग। कर्नाटक के बाद में उनको लगा कि पूछना चाहिए, उन्होंने पूछना शुरू किया। महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर हमने ये देखा अलग अलग पार्टीज ने सिविल सोसाइटी के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए अपने पदाधिकारी नियुक्त करने का काम किया। मेरा कहना यह है हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए अपने अपने जो हमारे व्यक्तिगत संपर्क और संबंध है कि सभी पार्टियां यहाँ पर जो हैं इन सबके साथ में सबका संबंध है कि वो लोग कम से कम यहाँ पर कोई ना कोई को जिम्मेदारी दें, ताकि सिविल सोसाइटी के जो लोग कॉन्क्रीट कुछ करना चाहते हैं वो वास्तव में कर सकें। अभी तक ऐसा कोई मूड होता नहीं है, तो वो आपको बनाने के लिए भी एक आपको प्रयास करना पड़ेगा। वो प्रयास आप जरूर करें। लेकिन यहाँ पर मैं जो अभी महेंद्र यादव जिस तलखी के साथ कह के गए थे, मैं कहना चाहता हूं, हमने देखा एक आलू कर्नाटका वाले लोग 2 साल के बाद में जब कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जश्न मनाया तो उसके विरोध में वहां सम्मेलन करने चले गए। यही स्थिति तेलंगाना के अंदर है। क्यों? जो वायदे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया। मेरा कहना यह है सिविल सोसाइटी किसी की बंधक नहीं है, गुलाम नहीं है, ये बात एकदम साफ होना चाहिए। हम हैं नहीं है, हम किससे जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, ये महत्व की बात नहीं है। नागरिक समाज था, है और आगे रहेगा, और इसीलिए इसकी जो सैंक्टिटी है, इसकी जो इंटीग्रिटी है उसको बचा के रखना है। तो इसीलिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कायदे से तो इंडिया गठबंधन अपना जारी करेगा, लेकिन करे ना करे वो उनके ऊपर है। लेकिन हमारी तरफ से एक बाकायदा जो हम लोग चाहते हैं मैनिफेस्टो, और कम से कम ये कि ये हमारे 5 या 10 नॉन नेगोशिएबल हैं, इसके ऊपर हम लोग कोई समझौता नहीं कर सकते। और हम आपसे ये आश्वासन चाहते हैं कि आप सरकार बनाएंगे तो 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर इन बातों को पूरा करने का काम करेंगे। ये आश्वासन बाकायदा आपको मांगना चाहिए, कोई छुप करके नहीं, ज्ञापन दे करके नहीं, बाकायदा अखबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि नागरिक समाज ये कह रहा है आपसे, बिहार का या देश का,
कि आपको मुद्दों के ऊपर कमिटमेंट करके हमको देना पड़ेगा, ताकि हमारा भी विश्वास आप में बढ़े और जनता के अंदर भी इसका विश्वास बढ़े। मुझे लगता है समय तो पूरा हो ही गया है। मेरा कहना साथियों ये है, अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहा है। जो चुनाव में रहा, लोकसभा में 45%, 37%, विधानसभा में रहा 37%, 32%, उनकी 125 सीटें और यहां पर 110 सीटें। मेरा कहना मतलब यह है कि आप 5% का अगर अंतर लाने की स्थिति में आप आ जाओगे तो आप सरकार बना लोगे। और अब इसके लिए आपको कम्युनिटी लीडर्स को लाना पड़ेगा, इसके लिए आपको देश भर के नेताओं को लाना पड़ेगा जो हवा बनाने का काम कर सकते हैं। हवा बनाने का काम अकेला इंडिया गठबंधन, उसके अंदर 26 पार्टियां थी, अभी तो जो किया उसमें 16 पार्टियां थी, लेकिन उनके पास में इतना ग्लैमरस उनकी लीडरशिप है और इतनी बड़ी ताकत है कि आपको फोर्स करना चाहिए कि वो बड़ी बड़ी रैलियां चुनाव का इंतजार किए बिना, जैसे अभी का सवाल था, विशेष सत्र आप करो, इसके लिए रैली करने से कौन रोक रहा है? बिहार के अंदर कौन रोक रहा है आपको रैली करने का? जो भी आपका नैरेटिव है, आप ध्रुवीकरण किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। ये गुड्डी जी यहाँ पर जो कह के गई, पूरा का पूरा जो मामला था, वो पूरा का पूरा पहलगाम का मामला ही ये था कि हिंदुओं की हत्या करवाओ, उसके बाद में देश में हिंदू मुस्लिम करवाओ। लेकिन वहीं पर एक आदिल शाह निकल के आया और उसकी हत्या हो गई और उसके बाद में वहां के लोगों ने नैरेटिव बदल दिया, पूरा कश्मीर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो गया, पूरा देश खड़ा हो गया, पूरा अपोजिशन खड़ा हो गया। तो जो कुछ करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। लेकिन वो यहाँ पे कोई नया खेल नहीं करेंगे, ये आप बिल्कुल नहीं मान सकते। वो हर बार नया खेल करते हैं। हम लोगों के इनके बहुत पुराने साथी सतपाल मलिक, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। अगर उन्होंने उस समय पुलवामा का मामला नहीं निकाला होता तो शायद पिछले चुनाव में भी कुछ बड़ा हो जाता। और इसलिए मेरा कहना है कि हमारे को कहां कहां पर प्रिकॉशन करना है और क्या क्या करना है, इसके बारे में एक क्लैरिटी डेवलप करके देश भर के लोग बिहार में आना चाहते हैं। कल जो संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान हुआ था, जेपी ने किया था 5 जून 1975 को, उसको पूरे देश के अंदर सब लोगों ने, जी 74 में, उसको सब लोगों ने पूरे देश के अंदर याद करने का काम किया है। और लोग ये मानते हैं कि अगर कोई परिवर्तन फिर जाएगा आगे तो वो बिहार से होकर ही रास्ता जाएगा। मुझे लगता है कि ये पूरे देश की जो आकांक्षा है, बिहार के लोगों से उसको और ताकत देने का काम हम लोग कर सकते हैं। तो जितने जल्दी काम शुरू करेंगे उतना अच्छा होगा। आखिरी सुझाव ये, कमेटी बना लीजिए, कमेटी का कोई नाम मत दीजिए। जितने लोग यहाँ पर आते हैं सबके साथ में ओपन काम करने का आप कहिए कि हम जो आ रहा है यहाँ पर सबके साथ काम करना चाहते हैं। हमारा कोई अलग से गुट नहीं है, हमारा अलग से कोई एजेंडा नहीं है। जो भी लोग परिवर्तन के लिए काम करना चाहते हैं, बदलो बिहार बेहतर सरकार, जो भी लोग इसके लिए एजेंडा पे काम करना चाहते हैं, उन सब लोगों को हम आमंत्रित करते हैं। अगर वो हमारे साथ नहीं आएंगे तो हम उनके साथ चले जाएंगे। हमारा कोई ईगो नहीं है, हमारा एक ईगो है कि हम इसको परिवर्तन करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं। इस आशा विश्वास के साथ में कि हम लोगों ने ये जो शुरुआत आप लोगों ने यहाँ पर की है, वो शुरुआत के हम भी साक्षी हैं इसके अंदर, और ये लगातार बढ़ता चला जाएगा। मैं एक अनुरोध और करना चाहता हूँ, ये जो है ये मैं पहन के इसलिए आया हूँ ताकि जो 4 लाख लोगों की हत्या इजराइल और अमरीकियों ने जो की है, फिलिस्तीनियों की हत्या, वो सवाल लोगों के बीच में जाना चाहिए। वो सवाल मानवीय सवाल है। अगर 4 लाख लोगों की हत्या के बाद में भी हमारे मन में कोई विचलन अगर पैदा नहीं होता तो मुझे लगता है कि हमारी इंसानियत जो है या मानवता खतरे में कहीं ना कहीं पर पड़ रही है। बहुत शुक्रिया जो आपने समय दिया, आपने टोका नहीं, इसके लिए विशेष धन्यवाद। आपका कि आपने